Yes, good morning everyone. वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ ए पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर थे उसका कल हम लोगों ने आंसर देखा और कंटेंट देखा। उसमें से और बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको देखेंगे। और ये आप लोग का एक्सरसाइज फर्स्ट का आंसर और क्वेश्चंस है, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। और जैसा कि जानते हैं आप सब कि डेली आपकी 10 बजे मंडे टू सैटरडे ये आपका एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जिसमें हम लोग अभी फ़िलहाल साइंस का केमिस्ट्री देख रहे हैं। और आने वाले दिन में हम लोग बाकी के सब्जेक्ट भी देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे और एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है, जिससे कि और सारे बच्चे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कल हमने 11 नंबर तक डिस्कस कर लिया था और उसका कंटेंट देख लिए थे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आपने पिछले मतलब वीडियोस नहीं देखे हैं पहले का, तो उसको देख लीजिए, क्योंकि ये सारे अगर मैं आपको कंटेंट दूंगा तो ये आप लोग को समझ नहीं आएगा। इसलिए आप पहले का वीडियोस देख लीजिए। और आपको एक स्पेशल सेशन के अंदर एक फार्मूला बेस्ड वीडियो मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आप लोग जानेंगे कि CaCO3 ZnSO4 ये सारे फार्मूला जो हैं ये कैसे बनते हैं। ठीक है, ये आपका स्पेशल सेशन के अंदर आ जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन है, उन संयोजन उन संयोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें क्या होता है, ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान किया जाता है। यानी एक तरह से कह रहा है वियोजन अभिक्रिया लिखने, लेकिन वैसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक में तो ऊष्मा प्रदान की जाती है, दूसरा में सनलाइट प्रदान किया जाता है, सनलाइट यानी सूरज का प्रकाश, और तीसरा अभिक्रिया में विद्युत अपघटन। तो चलिए हम लोग तीनों को देखेंगे एक एक करके। ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअली इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिया गया है, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नंबर क्या है, वियोजन अभिक्रिया का है, और उसमें सबसे पहले किसका है, ऊष्मा, तो मतलब हीट, जिसमें कि हीट देके उसको क्या किया, वियोजन मतलब क्या होता है, तोड़ना, यानी हीट देके जिसको कि अलग किया जाता है। तो हम लोग उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो हीट देके किसको अलग किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का ही ले लीजिए। चलिए, ये रहा आपका CaCO3, ओके, CaCO3, और प्लस में, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे हीट, यहाँ पे ऊपर में हीट लिख सकते हैं या फिर ऊष्मा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये आपस में टूटता है, और टूट के क्या बनाता है, ये आपस में बनाता है, टूट के CaO, क्या बनाएगा, CaO, और प्लस में O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है, देख रहे हैं आप लोग, एक यौगिक था 2 भाग में टूटा, तो ये वियोजन अभिक्रिया हुआ, और इसको क्या किए हम लोग, हीट देके तोड़े हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग नोट कीजिए, जो कि किस चीज़ के लिए है, प्रकाश। तो देखिए, आप लोग को जब हम पढ़ाए थे उस समय भी बोले थे कि सिल्वर
यानी सिल्वर एक ऐसा मतलब इतना वो मतलब वीक मेटल है जिसको कि आसानी से रिएक्शन कर जाता है। और वो किस में रिएक्शन कर जाता है? सनलाइट में भी रिएक्शन आसानी से करता है। तो हम लोग उसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? किसको रिएक्शन करवाएंगे? इसमें हम लोग ये सिल्वर को, यानी सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? Ag, और ये Cl2 के साथ रहेगा, एक यौगिक बनाता है, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए? एक्चुअली AgCl होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा। ओके, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2AgCl होगा। और ये सनलाइट में, ये किस में? सनलाइट में, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश में भी आसानी से ये क्या होगा? रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? ये अलग हो जाएगा। ओके, 2Ag और प्लस में क्लोरीन गैस, ये दोनों अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसमें कि क्या करवाना पड़ता है? विद्युत अपघटन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल पानी। तो पानी देखिए, पानी को तो आसानी से मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के जल बना लेता है, ये तो ठीक है, आसानी से बन गया। लेकिन इसको अलग करने में काफ़ी सारा हीट की ज़रूरत होती है, और उस हीट को देने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं? विद्युत अपघटन करवाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? H2O है, और एक्चुअली यहाँ पे 2H2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? H2H2O होगा, यानी 2 मोल जल का, 2 मोल। ठीक है, जल का 2 मोल लिए, और यहाँ पे क्या करवाना है हमको? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस, हिंदी में विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, ये यहाँ पे रहेगा, तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा तीर के ऊपर ही लिखने के लिए, मेरे पास जगह नहीं था तो इस वजह से इस तरह का हो गया। और ये आपस में टूट के क्या बन जाएगा? ये आपस में टूट के बन जाएगा H2 और प्लस में O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मोल है, 2 मोल ले लिए, और ऑक्सीजन का। ठीक है, अब ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या है? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ, तो इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, और इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, ये इसको हम लोग लिखेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया का तो सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या होता है? वो विस्थापित होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये सिंपल सा, चलिए आप लोग को छोटा छोटा एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आप लोग को याद रहे। जैसे कि चलिए HCl है, HCl है, एक मिनट, ये तो संयोजन का हो जाएगा ये, क्योंकि आपस में टूट जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं? दूसरा ले लेते हैं। चलिए हाँ, Fe ले लेते हैं। चलिए Fe प्लस में H2SO4। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा FeSO4, FeSO4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। याद रखिएगा, फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट नहीं है।
फेरिक सल्फेट का दूसरा सूत्र होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट बनाएगा और क्या करेगा, और H2 गैस देगा, और क्या देगा, ये H2 गैस देगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो इसमें जो SO4 था ये इसके साथ विस्थापित हो गया और अकेले H2 बच गया, तो ये कौन सा है, विस्थापन हो गया। और द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों का आयन आपस में विस्थापित होते हैं, ठीक है। याद रखिए, दोनों का आयन आपस में विस्थापित होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे अभी। तो उसमें क्या हो जाएगा द्विविस्थापन वाला में, जैसे कि चलिए एग्जांपल आप लोग को देते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए Na2SO4, या फिर कोई भी मेटल ले लीजिए, मेटल सल्फेट, Na2SO4, ठीक है। और यहाँ पे ले लीजिए बेरियम क्लोराइड, ओके, ये हो गया बेरियम क्लोराइड। और ये क्या करेगा, दोनों में आपस में बदला बदली करेगा, देखो मतलब ये जो है इसके साथ, ये इसके साथ चला जाएगा, और ये जो है ये किसके साथ, ये यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा Na2NaCl, यानी क्योंकि यहाँ पे Na2 है तो इसलिए 2NaCl, और ये BaSO4 प्लस में BaSO4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक ही आयन का स्थानांतरण होता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों यौगिकों के आयन का आपस में स्थानांतरण होता है। आपस में कहने का मतलब इसका आयन उसमें जाता है, उसका आयन इसमें आता है, इसी, और यही अंतर है एक विस्थापन और द्विविस्थापन में, ठीक है। विस्थापन में एक बार विस्थापित होगा और द्विविस्थापन में 2 बार विस्थापित होगा। तो आप लोग का ये कंटेंट क्लियर है आप लोग अब। अच्छा, एक बात और, ये आप कंटेंट अगर समझ सकते हैं तो खुद जो है ना, इसका मतलब थ्योरी लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर कंटेंट समझ सकते हैं तो फिर इसको आप लोग खुद अपने मन से भी थ्योरी लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप लोग को लिखना है द्विविस्थापन का थ्योरी, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक भाग ले परंतु उसमें से एक यौगिक का आयन दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होके जो उत्पाद देता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इस तरह से आप लोग थ्योरी बना सकते हैं। और इसमें भी क्या है, द्विविस्थापन में भी इसी तरह वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक आपस में अपना अपना आयन स्थानांतरण करे तो उसे क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं, ठीक। इस तरह से लिख सकते हैं और नीचे आप लोग समीकरण दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम में अपना मार्क्स अच्छे से, और एक बात, थ्योरी के साथ आप लोग एकदम निश्चित करके समीकरण दीजिएगा, इससे आप लोग का मार्क्स स्कोर होने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, तो ठीक है। तो इस तरह से, और ये कंटेंट आप लोग को ना सिर्फ 10 तक बल्कि 12th और इसके आगे भी काम आते रहेगा। मतलब जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तब तक आप लोग को काम आते रहेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ जो है 10th तक का ही नहीं है, क्योंकि 10th तक का ये भले ही बुक्स है, लेकिन इसमें आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम निकलते हैं जिसमें कि साफ साफ बोल दिया जाता है कि लेवल ऑफ 10th, यानी 10th के लेवल का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को दूसरे एग्ज़ाम में काम नहीं देगा। तो इसका कंटेंट अच्छे से समझ लीजिए, ये आगे भी काम आएगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। ये आप लोग के क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं उसका उदाहरण देगा। अवक्षेपण मतलब सीधा सिंपल सा मतलब है कि वैसी अभिक्रिया, इसका थ्योरी आप लोग समझ लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा। वैसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के पश्चात अवक्षेप देता हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अवक्षेप कहने का मतलब है एक परत देता है, ठीक है, जो कि सॉलिड के रूप में होता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे,
अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं। उसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम जो है आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोग अच्छे तरीके से अवक्षेपण के बारे में समझ सकते हैं, ठीक। चलिए, अवक्षेपण अभिक्रिया का एग्जाम्पल आप लोग को देना है ना। तो अवक्षेपण सबसे पहले नंबर तो आप लोग को बता चुके हैं कि ये क्या होता है, एक सॉलिड होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे कि एक अवक्षेप बना रहा था ना ये एल्युमिनियम क्लोराइड का, तो उसी को हम लोग अभिक्रिया देखते हैं, उसी का अभिक्रिया देखेंगे। जैसे कि उसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिए। चलिए, उसका एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। Al2 यानी क्या बनाता है ये, एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला Al2 और SO4 का होल 3, ठीक है। ये किसका क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट का, और प्लस में दीजिए बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का। और ये क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी ये बनाते हैं आपस में एल्युमिनियम क्लोराइड, और प्लस में क्या देते हैं, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं ये, बेरियम सल्फेट देते हैं। यही है अवक्षेप। ये देखिए बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ इसमें, ठीक है। ये आप लोग को जानना होगा कि कौन सा अवक्षेप है, कौन सा लिक्विड है, लिक्विड पार्ट है, और कौन सा जो है एक्वस है। ये सारा चीज़ आप लोग को देखना होगा, ठीक है, और समझना होगा। आप लोग रेफ़र के लिए एक बुक भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट तो आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है बुक से भी रेफ़र कर लीजिएगा तो और बेटर हो जाएगा। नहीं तो आने वाले कुछ दिन में हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड आप लोग को करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अगर बुक लेने में सक्षम है तो बुक ले लीजिए, नहीं तो फिर तो जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक बन सकेगा हम लोग तो करेंगे ही, ठीक है। तो ये अवक्षेप है, ओके। तो ये अवक्षेप प्राप्त होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कितना, 16 नंबर का, ओके। अब हम लोग किसको देखेंगे, 16 का। तो 16 नंबर में आप लोग का है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीजन के योग के द्वारा, ठीक है। यानी ऑक्सीजन जोड़ के जो है हम लोग जो करते थे, ऑक्सीजन जोड़ते थे, उसमें जो मतलब होता क्या था, उपचयन। ही बेसिकली ये उपचयन और अपचयन के बारे में पूछ रहा है, और इसी में बोल रहा है कि ऑक्सीजन जोड़ के बताइए कि मतलब जो है इसमें किस तरह से जुड़ता है, किस तरह से निकलता है। तो ये हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जाम्पल था, बहुत ही मतलब फेमस एग्जाम्पल था आप लोग का, क्योंकि 2-4 बार हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, 2 से 4 बार। जैसे कि सी यू ओ प्लस में H2। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, ये हो गया था ऑक्सीजन का विस्थापन हो गया था, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। ऑक्सीजन कहाँ आ गया था, ये Cu अकेले बच गया था, और ऑक्सीजन H2O के साथ चला गया था। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, ये कॉपर जो है, कॉपर का क्या हुआ, कॉपर का अपचयन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, अपचयन, कॉपर का अपचयन हुआ, ठीक है। और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन, हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हुआ, ठीक है। यानी आप लोग को अगर थ्योरी लिखना हो तो लिख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, या फिर जिससे ऑक्सीजन निकाला जाए, ठीक है, या फिर जिससे ऑक्सीजन, सीधा एक एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा कि वैसा अभिक्रिया जिससे ऑक्सीजन का ह्रास हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। और वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जैसे कि यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, उपचयन,
मतलब वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे उपचयन। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में इंग्लिश भी इसका लिख देते हैं। ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, और ये क्या है, रिडक्शन है। अच्छा, ये पूरी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, इन पूरी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उसका एग्जाम्पल भी यही लिख सकते हैं आप लोग। ओके, उसके बाद है आप लोग का नेक्स्ट है 17 नंबर। तो 17 नंबर में है वह भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है। यानी ये बताया हुआ नहीं है कि कौन सा भूरे रंग का चमकदार तत्व है एक्स। ठीक है, वो बताया हुआ नहीं है, जिसको कि गर्म करने पर क्या हो जाता है, वो काला हो जाता है। ठीक है, तो उस एक्स का नाम बताइए कि वो कौन सा ऐसा तत्व है जो कि उसको जो है हवा में गर्म करने पे क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं वो जो है वो चमकदार तत्व का नाम क्या है, उसका नाम है कॉपर। और कॉपर को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ये बन जाता है CuO। यहाँ पे 2 दे दीजिए और यहाँ पे भी 2 दे दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। और यही जो है, ये पहले कॉपर जो है, कॉपर भूरे रंग का तत्व है और ये चमकदार दिखता है, आप लोग जानते हैं। और इसको जब हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, काला हो जाता है। ये जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, ये CuO। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बोल रहा था जिसको कि हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, सबसे पहला बात तो ये तो आप लोग आसानी से जानते होंगे, इसको तो ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं। ये तो सब कोई जानते होंगे, क्योंकि सब लोग अपने घर में देखते होंगे कि जितने भी लोहे के वस्तु हों हैं तो उनको क्या पेंट किया जाता है। वो ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा बात है, ये तो सब कोई जानते हैं, इसको जंग लगने से बचाने के लिए। लेकिन इसको इतना शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, एग्ज़ाम के व्यू से अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग लिखेंगे लोहे की वस्तु को इसलिए पेंट किया जाता है क्योंकि अगर लोहे की वस्तु को पेंट नहीं किया जाए तो यह ऑक्सीजन और नमी के उपस्थिति में अपना एक ऑक्साइड बना लेता है, जिससे कि लोहे का संक्षरण होने लगता है। यानी ये क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। ठीक है, लोहे का संक्षरण होने लगता है। और इसी संक्षरण से बचाने के लिए लोहे के हर वस्तु को पेंट किया जाता है या गैल्वेनीकरण किया जाता है। तो गैल्वेनीकरण के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने चिप्स का पैकेट देखा होगा, कुरकुरे का पैकेट्स देखा होगा, और भी मतलब जितने सारे खाने के चीज़ हैं जो कि तेल से भुजा हुआ है या घी से भुजा हुआ है। ठीक है, और उसको अगर पैकेट में बंद है तो आप लोग उसको देखते होंगे कि उसमें जो है, आप लोग को पता तो नहीं चल पाता है, लेकिन आप लोग को बताएं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। और नाइट्रोजन गैस उसमें इसलिए भरा हुआ होता है क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस उसको ऑक्सीकृत होने नहीं देता है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को मिल चुका है। ओके, इसका आंसर आप लोग को मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट आप लोग,
चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे निम्न पदों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आप लोग का यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पदों का वर्णन कीजिए। तो इसमें किसका किसका वर्णन करना है? संक्षारण का और विकृत गंधिता का। तो संक्षारण हम लोग देख चुके हैं कि संक्षारण में क्या होता है, किसी भी धातु का संक्षरण होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल बोले लिखने तो आप लोग एग्जाम्पल वो जो एक लोहा वाला बताए थे, लोहे में जो जंग लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं संक्षारण में, ठीक है। और इसका थ्योरी आप लोग इस तरह से लिखिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें नमी, अम्ल और ऑक्सीजन के उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बना लेता है जो कि धातु का संक्षरण कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल आप लोग फेरस वाला लिख सकते हैं। फेरस ऑक्साइड जो बनाया था उसको जंग बोलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है विकृत गंधिता। संक्षारण का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ओके। अब विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता होता है कि कोई भी मतलब खाने पीने का वस्तु में अगर कोई भी वो अगर तैलीय पदार्थ है, तैलीय पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ, तैलीय पदार्थ या वसायुक्त पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो तो वो अगर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसका अगर स्वाद यानी कि टेस्ट, ठीक है, उसका स्वाद, ठीक है, यानी उसका टेस्ट और उसका क्या? सुगंध, ठीक है, उसका सुगंध या गंध बोल सकते हैं, उसका गंध यानी क्या? उसका स्मेल, उसका स्मेल यानी उसका स्वाद और स्मेल अगर दोनों खराब हो जाए तो उस परिस्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। और इसी विकृत गंधिता से बचाने के लिए जितने भी पैकेट में बंद चीज़ होते हैं तो उस, और ताकि वो ऑक्सीकृत ना हो इसके लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सारे पैकेट बंद वाली चीज़ तो काफ़ी दिनों तक रहते हैं, तो उतने दिन में तो स्वाभाविक है कि वो ऑक्सीकृत होंगे ही और उसका टेस्ट खराब होगा ही। तो इसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का जो है ये चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने सारे चीज़ डिस्कस किए, ओके, 1 बाय 1 हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसका नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का क्या है? अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो जिसके बारे में हम लोग ये चैप्टर को देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज में। और आप लोग को संडे का एक फार्मूला का वीडियोस आएगा, तो उसको भी आप लोग देखना मत भूलिए, क्योंकि वो आप लोग को फार्मूला बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा और इसको जो है आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और एक दूसरे की मदद कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।